सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो पहले कर लें, तो उसके बाद फिर उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। बारी बारी अपने आप को अनम्यूट करें और जो जो क्वेश्चंस हैं वो कर लें। आवाज आ रही मेरी? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर अरे हैंडलिंग का बता दें। किसका? अरे हैंडलिंग का। अच्छा, अरे नहीं हैंडल होगी। उसके अलावा सर आपके लेक्चर्स में वो आवाज क्लियर नहीं है, हमें सही समझ नहीं आ रही जो आपने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। चलो कोई मसला नहीं है। अभी सर सर ये आपने यहाँ पे कहा है कि फाइल नेम आवाज बड़ी लो आ रही है आपकी, दोबारा। सर मैं कह रहा हूँ ये फाइल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल नंबर हमने फाइल नेम के साथ लिखना है, लेकिन क्लास नेम का सेम होना चाहिए ना वो फाइल नेम के साथ, तो वो अ, उस तरह आप एडिट कर लेंगे आगे से। नहीं, वो ना आपने जब सबमिट करवानी है तब करना है रीनेम उसको। तो कंपाइल वगैरह करने नहीं, मैंने वैसे चेक करनी है। और वो शायद वो कोड मैंने थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो खुद ही उसको मार्क कर लेगा आपके फाइल की नेम से, आपका वो रोल नंबर के अंदर से एंट्री कर देगा। तो ओके सर। आप सुनिए इसका। आप जब सबमिट करवाने लगो तब आपने फाइल का रीनेम करना अपने नाम के साथ। सर मैंने पूछना था कि आपने नंबर 4 का लिखा हुआ है कि चेंज क्लास बुक डॉट ऑथर एट्रीब्यूट फ्रॉम स्ट्रिंग टू द ऑथर टाइप एज बुक, तो सर ये कैसे करना है हमें? सिंपल उसकी टाइप और चेंज कर अगर देनी थी। पहले उसको ऑथर हमने सर, डिक्लेयर किया था। सर अगर हम करेंगे तो सारा जो हमने उसको कंस्ट्रक्टर से आर्ग्यूमेंट दिए हुए कंस्ट्रक्टर उसको भी सारा में चेंज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में तो वो हमने वो पास ही नहीं ना किया ऑथर को। तो जो मैंने कंस्ट्रक्टर कहा होगा नहीं टास्क में लिखने में, उसमें तो ऑथर पास ही नहीं किया कोई। सर ऑथर वाले स्टेप्स के से जो पहले थे स्टेप्स उनको फिर कमेंटेट कर दें, बजाय कि उनको हम लोग एडिट कर दें जो टेस्ट केसेस थे। ये मेरा सर क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता। इसके आदमी क्या मेन क्लास की बात कर रहे हो आप? जी मेन क्लास है, उसके ऑथर से पहले स्ट्रिंग वैल्यू टाइप्स थी, उसके टेस्ट केसेस अलग थे। ऑथर के बाद टेस्ट केसेस अलग थे, तो जो स्ट्रिंग वाले टेस्ट केसेस थे उनको कमेंटेट कर दें। देखो मैंने यहाँ पर जी यहीं पर। नहीं सर इससे पहले था, आई थिंक शुरू में, आई थिंक स्टेप 1 था। ये ये सर यही था आई थिंक। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर वो वेरिएबल में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, उसकी भी समझ नहीं आई। इसमें वेरिएबल में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल में। हाँ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें बुक आगे फिर उस बुक का नाम और आगे नेम के साथ, तब सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर वेरिएबल में। अच्छा, एक मिनट ना बताता हूँ। जब जिस तरह अब हमने ये इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये चीज ये ऑथर वाला नहीं सर, ऊपर करें जरा, वो ऑथर ऑथर ये 4 पॉइंट में। हाँ जी,
ये चीज ना, जी सर। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। बस यही क्वेश्चन है सर जी। सर आपकी वीडियो के मुताबिक अगर हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो उसे कहते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है उसके कहते हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह की ऑब्जेक्ट की। हाँ जी, लेकिन सर जब मैं कर रहा था ना तो डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर वो कंस्ट्रक्टर यूज करा तो कह रहा था कंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाइड। आपने उसमें कोई कंस्ट्रक्टर खुद लिखा था? अरे कहते हैं यस सर। तो और दूसरा आप आईडी कौन सा यूज कर रहे थे? आई सर मैं वो विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। VS कोड। तो उसके अंदर आपने उसके प्लगइन्स वगैरह किए हैं? यस सर सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया। वो कोई आईडी का इशू होगा उसका। और सर मैंने एक मेथड लिखा था तो कहते हैं, लेकिन जब उस मेथड को मैं कॉल कर रहा था ना तो ये एरर दे रहा था। कौन सा एरर? ये सर एक के कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड सेट एट वो। उसमें आपने कोई स्टैटिक चीज डिफरेंट की थी कि मेन के अंदर कोई काम किया था? ये सर मेन के अंदर की काम है। वो स्टैटिक कीवर्ड आगे हमने पढ़ना है तो फिर आपको उसके अंदर समझ लगेगी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का मसला जो है वो अगली लैब पे। वैसे कोर्स में हमने पढ़ लिया स्टैटिक कीवर्ड। नहीं सर मैंने स्टैटिक कीवर्ड कोई यूज नहीं किया वैसे। चलो वो असल में कोड मैंने एक देख के पता मेथड लिखा था लगेगा। जब उसको मेन में हाँ मेथड लिखा था तो कैसे मैंने मेथड लिखा था ना उसको जब मैंने सिंपल जब मेन में कॉल किया है ना तो तब ये एरर दे रहा था। कोई स्टैटिक वगैरह मैंने कुछ नहीं यूज किया। चलो आप मुझे कोड ईमेल करना फिर मैं इसको देख। ओके सर जी 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 ये जो है बुक क्लास 1 जो है सबसे फर्स्ट ऊपर जी जी नीचे नीचे इसका 4 पॉइंट है जहाँ पे रेंटेड का आपने कहा हुआ है। जी 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 ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और मोस्टली जब भी हम कंस्ट्रक्टर को मेन में कॉल कर रहे हैं डिफॉल्ट के साथ नहीं तो आर्गुमेंट के साथ वो एरर दे रहा है वहाँ पे एरर या क्या तो वो दे रहा है? आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। यही ना कि यहाँ तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं या तो फिर वो कह रहा है कि ये स्टैटिक का इशू आता था कहीं पे मेन में। फिर मैं उसको भी कर लेता हूँ। और जी जी और वो बुलियन में भी कन्वर्ट करने का थोड़ा बहुत इशू आ रहा था ये बता। बुलियन में किसको कन्वर्ट करना है? नहीं मतलब यहाँ पे जो 4th पॉइंट है ना इसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे करें। इसने सिर्फ इसका ये जो बोरोड का वेरिएबल है ना ये वाला इसको ट्रू कर देना और इसने जो है इस बोरोड वाले वेरिएबल को फॉल्स कर देना। इसका सिर्फ एक लाइन का कोड आना है यहाँ पर। और वो रेंटेड में जो है वो बोरोड इज इक्वल टू फॉल्स बस। सर लाइब्रेरी वाला वो एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी लाइब्रेरी क्लास जी जी उसमें वो एक्सप्लेन कर दे थोड़ी सी। अच्छा मैं एक्सप्लेन करूँ। और सर जी जी चलिए एक बार सर एक्सप्लेन करना है। सर वो जब मैं इफ के अंदर कहते हैं एक और कहते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जब मैं वो कर रहा था ना कंपेयर जैसे चेक कर रहा था जी तो जी उन्होंने लिखा हुआ था कि कहते हैं स्ट्रिंग को बूलियन में करें कुछ ऐसे करके ना। आपके दोनों ऑपरेटर्स इक्वल टू ऑपरेटर था डबल इक्वल्स था जिस तरह ये है यस सर डबल इक्वल था। ये जो डबल इक्वल इस तरह का था। यस सर तो इधर वाली साइड पे क्या था? इधर वाली साइड पे सर वो था स्ट्रिंग थी और इधर बी स्ट्रिंग थी। नहीं इधर अरे में से नहीं निकाली स्ट्रिंग आपने? नहीं सर मैं कुछ और कर रहा था अरे के तो कुछ नहीं कर रहा था। इशू हुआ होगा अगर आप उसको मेरा ख्याल जावा के अंदर में याद वरना आप देख लीजिएगा डॉट टू स्ट्रिंग कर लीजिएगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
जो भी ऑब्जेक्ट डॉट है ना, टू स्ट्रिंग। हाँ वो मैं भी आपको दिखाऊँ, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे किसी भी चीज़ को। सर वो एक क्वेश्चन था ये कि प्रिंट अवेलेबल बुक्स जो है ना उसका एड्रेस आ रहा है, हाँ बुक्स वो नेम नहीं आ रहा। नल वो कह रहे हैं नल पॉइंटर एक्सेप्ट है। सर जैसे बुक्स ऐड किए हैं ना प्रिंट अवेलेबल, तो जब वो हम प्रिंट अवेलेबल बुक्स करते हैं ना तो उसका वो एड्रेस आता है, उनके नेम नहीं आते बुक्स के। तो डॉट गेट टाइटल भी किया, फिर वो एक एरर दे रहा है कि वो के नल जो पॉइंटर है एक्सेप्ट ना है। कि वो ना क्लास बुक में है आपका जो वेरिएबल मेथड है वो यूं कहना चाह रहा है। तो वो आपका पब्लिक नहीं है क्लास बुक में मेथड? पब्लिक है टाइटल सर, पब्लिक है। चलो उसको ले कर लेते हैं। और सर ये 9th पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9th पॉइंट किसका? ये इसी का 9th पॉइंट 8 ऊपर 8 लिखा है। हुआ है सर, ये इम्प्लीमेंट क्लास बुक के अंदर 9th पॉइंट। इम्प्लीमेंट क्लास हाँ बुक के अंदर ये 9th पॉइंट। ये instead of giving 4 different calls to display method for each book in instance use an array to store। अच्छा ये array के जरिए करना था। एक्चुअली सर इस एरे का मॉडिफायर क्या लगाना, प्राइवेट या पब्लिक? जो बुक्स की array लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में भी और जो बुक और जो एरे बुक क्लास के अंदर भी है। अच्छा यूजुअली जो भी आपके पास वेरिएबल्स वगैरह होंगे ना उसको प्राइवेट रखना है कैप्सुलेशन के लिए। प्राइवेट ही रखें फिर एरे को लाइब्रेरी के अंदर जो है और जो बुक के अंदर है। एक्सप्लिसिटली अगर आपको कहा गया है कि इसको पब्लिक करो तो पब्लिक करना है। एक सेकंड। अच्छा एक्सप्लिसिटली अगर आपको कहा गया है कि इसको पब्लिक करो तो पब्लिक करना है, वरना आपने बाय डिफ़ॉल्ट यही करना है कि आपको आपके जितने वेरिएबल हैं वो प्राइवेट होंगे, क्योंकि हम जब बुक का काम कर रहे होते हैं तो हम उसको इनकैप्सुलेशन के तहत काम कर रहे होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन कहता ही ये है कि आपका डाटा सारा का सारा प्राइवेट होगा। तो अगर पब्लिकली अगर वो एक्सप्लिसिटली कहा गया कि ये वाला वेरिएबल आपका पब्लिक रहेगा, उसी केस में आपने उसको पब्लिक करना है। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली कहा नहीं जाता तो कभी भी बेशक एग्जाम हो जो भी हो या आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो आपने बाय डिफॉल्ट वेरिएबल को जो है ना वो प्राइवेट ही डिक्लेयर रखना है, किसी चीज़ को पब्लिक नहीं रखना और उसको मेथड्स के जरिए एक्सेस करवाना है। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर उसे कहते हैं आपके वो असाइनमेंट में क्या सर उसे कहते हैं बुक की जो क्लास हमने बनानी थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट, 2 ऑब्जेक्ट बनाने कंस्ट्रक्टर के जरिए जी और एक 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं उसे कहते हैं सेटर मेथड के जरिए। तो सर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके सेटर एट्रीब्यूट सेट करेगा ना? नहीं नहीं, ये भी ये होगा ये भी जो है ये यही कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये ऑब्जेक्ट बनेगा, बगैर कंस्ट्रक्टर के तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं ना हो सकता। लेकिन उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स जो है ना वो सेट करवाने हैं आपने उसके जरिए सेटर मेथड्स के जरिए। सेटर मतलब कि लेकिन वो मेरे पास ये मेन क्लास है ना, ये मेरे पास मेन क्लास है ना, तो इसकी जो है ये सेटर मेथड के जरिए मैं इसका कराऊंगा। नहीं सर उसे कहते हैं अब यानी मैं आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के जरिए पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं फिर उसके एट्रीब्यूट्स मैं सेटर मेथड के जरिए सेट करूं। ऐसे अच्छा ओके। मेरी वीडियो रेंडर हो रही है, वो रेंडर हो जाती है तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो और कोई क्वेश्चन जी? चलो इसको फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्मॉल टाउन लाइब्रेरी है, स्मॉल टाउन है, उसकी लाइब्रेरीज के लिए हमने जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। उसके अंदर
ये इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम बनाना है हमने, मतलब कि जो भी बुक बोरिंग होती है और रिटर्न होती है उसके लिए हमने ये काम करना है, ठीक है। स्मॉल टाउन के अंदर उसने कहा है कि हमारे पास 2 लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, और ईच लाइब्रेरी ऑफर्स मैनी बुक्स टू रेंट, और कस्टमर्स कैन प्रिंट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल बुक्स। तो कस्टमर को भी ये रेंटल सिस्टम की एक्सेस है, और वो लिस्ट जो बुक्स को है वो प्रिंट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें से जब हम क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे तो सर यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज का मतलब 2 क्लासेस बनानी है? नहीं, ये अभी सिर्फ सिनेरियो दिया हुआ है हमारा, ये बेसिकली सिनेरियो बेस्ड लैब है ना, तो ये भी सिर्फ आपको एक सिनेरियो दिया गया है। अब जब इसमें से अब हम इसकी अनम्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए, अनम्यूट कर दो। अच्छा, तो जब आप इसमें से आप स्मॉल टाउन में से अपने इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम जो है ये डिजाइन करना है। अब आपने इसमें से क्लासेस निकालनी है, इसमें से क्लासेस निकालनी है। आवाज आ रही है ना सबको? सर अच्छा, तो इसमें से क्लासेस निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम के लिए। तो अब आपके पास ये देखो, एक तो ये कह रहा है कि 2 लाइब्रेरीज हैं, उसके बाद ये बुक्स हैं, इसे 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 वैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नाउन वर्ब एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद एक चीज है रेंट, और उसके बाद कस्टमर, उसके बाद ये प्रिंट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल बुक्स, बोरो, रिटर्न, और अब ये देखो, ये हमारे सिनेरियो में से चीजें निकलती हैं। एक मिनट में आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो अच्छा, तो इसमें देखो कि वो कह रहा है कि आपके पास एक स्मॉल टाउन है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी के अंदर जैसे हमने उधर कहा कि बुक्स हैं, और लाइब्रेरी के जो एट्रीब्यूट्स नीचे जाके हमें उसने एक्सप्लेन किए हैं वो ये हैं कि लाइब्रेरी के पास अपने ओपनिंग आवर्स हैं, एड्रेस है और बुक्स हैं। क्योंकि 2 लाइब्रेरीज है ना, तो हर लाइब्रेरी के अपने ओपनिंग आवर्स हैं, अपना उसका एड्रेस है, और अपनी उसके पास बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारी लाइब्रेरी की क्लास है। अच्छा, ये जो चीज बनी हुई है ना, ये है क्लास डायग्राम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास डायग्राम। जो बच्चे ब्लू जे आईडी यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको ये चीज नजर आती होगी, इसे बोलते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में सबसे ऊपर क्या होता है, क्लास का नाम होता है, और नीचे जितनी स्टेट्स होती है ना उसके अंदर वो होती है। आप करो अनम्यूट। मोहम्मद बिलाल जी। सर एक ये जो लाइब्रेरी की हमने अवेलेबल बुक्स देनी थी, ये हम लोग वो वाली देंगे जो कि बोरोड, जो कि रिटर्न हो गई हैं, या फिर पूरी जो अरे में हमने डाली हुई है जो वो? जो अरे में है वो सारी, फिलहाल सर जो नीचे अरे में ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सर ये रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दें। नहीं, ये रिकॉर्ड मैं भी कर रहा हूँ, मैं इसको आपको अवेलेबल कर दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रही है। जिस तरह वो सेक्शन ए वाली है तो उस तरह मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब ये मेरे पास क्लास डायग्राम है, तो यहाँ पर ऊपर क्लास का नाम होता है, नीचे क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये भी हाफ एक्सपेंडेड है, और एक होती है फुल एक्सपेंडेड। फुल एक्सपेंडेड में नीचे जो है ना बिहेवियर्स होते हैं वो आगे आएंगे। तो अभी सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक स्मॉल टाउन है, उस स्मॉल टाउन वाले ने हमें कहा है कि आपने मेरे इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम के लिए जो है डिजाइन करना सिस्टम। तो उसके पास मुझे पता है कि लाइब्रेरीज हैं, और 2 लाइब्रेरीज के लिए मैं डिजाइन करना, और लाइब्रेरीज के लिए जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं एट्रीब्यूट्स वो जो कॉमन है एब्स्ट्रैक्शन के तहत, वो क्या है कि लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स हैं, ओपनिंग आवर्स हैं, और लाइब्रेरी का एड्रेस है, और उसकी बुक्स है। इसी तरह लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा बुक्स हैं। अब बुक्स के भी उसने कहा है कि बुक को रेंट किया जा सकता है और बुक को बोरो किया जा सकता है।
तो अब मेरे पास जो बुक के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे वो सबसे पहले ये है कि जो मैंने आपको कहा था कि बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अभी देखो इसका टाइटल है बुक का जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होगा, ये बुक नंबर यूज होगी, और ये बोरोड वगैरह का ये स्टेटस है, ये बूलियन है, ये दो स्ट्रिंग है। अच्छा अब ये फुल एक्सपेंडेड आ गई मेरे पास क्लास डायग्राम, नीचे मेरे पास इसके मेथड्स आ गए। मैंने जो सिर्फ मेन मतलब मेथड जो जिनके साथ मेरा कंसर्न था मैंने वही लिखे हैं, सेटर गेटर्स नहीं इसमें लिखे हैं, बेशक आप इसमें सेटर गेटर्स भी लिखे। इसमें एक और चीज है कि इधर प्लस या माइनस आता है, जब इधर प्लस आता है ना, अभी इसके साथ प्लस माइनस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स के जरिए काम करेंगे। अगर इधर प्लस होगा तो ये पब्लिक होंगे, माइनस होगा तो ये जो है ना प्राइवेट होंगे वेरिएबल सारे। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं, और ये क्लास का नाम है। तो स्मॉल टाउन के अंदर 2 लाइब्रेरीज और बुक्स। उसके बाद उसने कहा है कि जो बुक है ना उसका जो है वो कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल होगी हमेशा, जिस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर करे। अब उसके कंस्ट्रक्टर में उसने कहा है कि आपने जिस तरह मैंने आपको टास्क नंबर 3 में बोला है कि 3 पैरामीटर्स उसको पास करने, और ये कंस्ट्रक्टर के जरिए कंस्ट्रक्टर करेगा, इन तीनों पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवा देगा। तो और उसके बाद ये बोरो और रिटर्न का मेथड, बोरो मेथड ने सिंपल क्या करना है, ट्रू जिस तरह मैंने किया, और रिटर्न के मेथड ने क्या करना है, सिंपल फॉल्स कर देना उसको। बोरो बुक सिंपल क्या करेगा कि जो बुक का एट्रीब्यूट है इसको ट्रू कर देगा, और रिटर्न बुक इसी एट्रीब्यूट को फॉल्स कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑथर की क्लास है। ऑथर की क्लास के अंदर 2 ही वेरिएबल्स के साथ हमने डील करना है, ऑथर टाइप नेम और ईमेल, और ये बोरो तो वैसे गलती लिखा गया। और दूसरा क्या है, अपडेट ईमेल जो है, जो कि सिंपल एक सेटर की तरह ही काम करेगा, जो इसके ईमेल को सेट कर देगा। बाज मेथड्स जो है जिसमें सेटर्स जो है वो हम अपने लिए लिखते हैं, बाज सेटर्स हम जो है किसी और बंदे के लिए लिखते हैं जो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तीसरी क्लास मेरे पास लाइब्रेरी की क्लास है जो मैंने अपने सिनेरियो में आइडेंटिफाई की है, और लाइब्रेरी की क्लास क्या कर रही है, वो बुक्स को ऐड कर रही है। अभी उसमें रिमूव का मेथड नहीं हमने लिखा, और बुक्स को बोरो कर रही है और डिस्प्ले करवा रही है। ठीक है, तो ये भी सिंपल ऐड का है। उसके बाद जो है ये मेथड है जो बोरो बुक है, इस सबको भी देख लेते हैं। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन इसमें से यहाँ तक क्लियर है ना, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना आपको कि हम करने क्या लगे हैं? सर वो जो हमने मेथड बना के जो उसमें ट्रू और फॉल्स करना वो चीज बता देंगे एक दफा दोबारा मैं बोलो। अभी करने लगा हूँ, मैं अभी सारा कोड ही करने लगा हूँ। जी सर ठीक है। अच्छा ये कंस्ट्रक्टर वगैरह के कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो क्लियर है ना, इनकैप्सुलेशन कंस्ट्रक्टर, वो जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस वाली वीडियो वो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नो सर, उसमें से कोई चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं ना, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे जाऊँ ना? जी सर। यस सर, वो कंस्ट्रक्टर वगैरह के क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी क्लास दे दी है बुक की, नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। अभी तक मैंने सबसे पहले क्लास नहीं, क्लास के लिए मैंने बोला सबसे पहले मैं सेव कर। तो सबसे पहले पब्लिक, उसके बाद क्लास का कीवर्ड, ये क्लास को क्रिएट करने के लिए, उसके बाद क्लास का नाम। ठीक है, ये मेरी क्लास क्रिएट होगी बुक की। ठीक है, अब बुक क्लास के अंदर मैंने कहा था मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले है टाइटल, उसके बाद मेरे पास है बुक नंबर,
उसके बाद मेरे पास है बोरो। उसके बाद मैंने उसे कहा आपको पहले टास्क में है कि इसके सेटर और गेटर लिखने हैं। सर ये क्लास का नेम नहीं लिखना ऊपर? लिखा हुआ है ऐड कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर है। अच्छा क्लास का नेम ये लिखा तो हुआ है ये बुक। सर वो कंस्ट्रक्टर आपने लिखा हुआ ना, इसका अलग से नहीं लिखते क्लास नेम? ये क्लास नेम ही है ये बुक। ये देखो पब्लिक क्लास और क्लास का नेम, कंस्ट्रक्टर भी लिखना है। क्या अभी इसका कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं है, अभी मैं इसको मैं साथ आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ इसको कॉल करके दिखा देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक void main और string args। तो सबसे पहले बुक, ये सबसे पहले आपने बुक टाइप का एक वेरिएबल लेना, ठीक है। बुक के बाद ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड के साथ इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अब ये न्यू कीवर्ड क्या करता है इसको हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जब हम मेमोरी वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे ना तब हम इनको डिस्कस करेंगे न्यू कीवर्ड को। बेशक आपने पॉइंटर्स वगैरह अगर पढ़े हैं तो उसमें आपको याद है, पॉइंटर्स पढ़े हैं हमने सी प्लस प्लस में? यस सर। तो उसमें न्यू के साथ आप करते हो। यस सर। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि आप हीप के ऊपर मेमोरी अपनी दे रहे होते हैं। तो आपके पास दो मेमोरीज होती हैं, जो रेगुलर जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और जो दूसरी होती है हीप होती है आपके पास। तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि न्यू कीवर्ड क्या करता है। तो आपने सिर्फ न्यू के साथ अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना, क्योंकि अभी इसके कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे ही होगा सिंपल, इसके कोई पैरामीटर नहीं होंगे और ये कंपाइलर ने खुद ब खुद लिख देना, ठीक है। तो मैं अभी इसको सिस्टम मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा जब भी आपने अपनी क्लास में से कोई चीज गेट करनी है ना, अभी तो ये डिफॉल्ट इनका जो एक्सेस मॉडिफायर है ना, ये देखो ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको प्राइवेट भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा प्राइवेट करना है, तो क्योंकि क्लास के अंदर ही है मेरा मेन, तो ये सारी चीजें एक्सेस हो जाए। सारी चीजें एक्सेस हो जाए। अब ये डॉट ऑपरेटर जो है ना, इसके साथ आपने इसकी कोई भी अगर विद इन क्लास हो तो आप इसका प्राइवेट वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हो। आउटसाइड क्लास आप इसके पब्लिक मेथड्स और पब्लिक वेरिएबल्स डॉट के साथ ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट के साथ आप उसके वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि मेरे ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, इसने मेरी चीज़ों को क्या क्या इनिशियलाइज करना है। तो मैं टाइटल लिखूंगा, टी जो है ना वो एक टैब प्लेस कर देता है, ठीक है। तो टी डॉट टाइटल, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बुक नंबर डॉट के साथ बुक नंबर और उसके बाद बुक नंबर और ये तो अभी इसको रन करके देखते हैं। ये CMD नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट तो ये देखो इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने जो मेरी स्ट्रिंग्स थी उनको नल कर दिया, बुक नंबर जो मेरा इंटीजर था उसको 0 कर दिया, और जो मेरा वो था बूलियन वेरिएबल उसको भी उसने नल कर दिया, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर आपके जितने वेरिएबल हैं उनको सेट कर देगा। तो अब उसने कहा है मैं सबसे पहले इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखूँ।
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले क्या करना है, रिटर्न टाइप कोई नहीं देनी हमने, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वही होगा जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी, तो इसका और नाम क्लास के नाम पर। अगर आप इसकी रिटर्न टाइप दे दोगे तो वो उसको कंसीडर करेगा एज अ मेथड, वो कंसीडर नहीं करेगा, और वो कंस्ट्रक्टर कंसीडर नहीं करेगा। तो सबसे पहले टाइटल में दे देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर बुक नंबर ले लेता हूँ, और उसके बाद इस बॉरो में इधर एक मसला है कि अब अगर मेरे पास ज्यादा पैरामीटर हो ना तो फिर जब मैं सेटर लिख रहे होते हैं हम या कंस्ट्रक्टर्स लिख रहे होते हैं तो बड़ा मसला होता है जिस नेम करने में। जिसमें अभी इधर टाइटल तो मैंने सेम कर दिया, लेकिन अब ये बुक नंबर और बुक नंबर का बीच होता है, तो ये एक अलग वेरिएबल और ये एक अलग वेरिएबल है, और ये इस बोरोड और ये बोरोड डिफरेंट है। इनका तो चलो ठीक है, ये जिस तरह बुक नंबर को मैं दिखाना तो मुझे पता है कि बड़े वाले बुक नंबर के अंदर बड़े बी वाला जो बुक नंबर है ये ग्लोबल है मेरे पास, इसके अंदर मैंने वैल्यू लिखवा देनी है जो मेरे पास छोटे वाले के अंदर। के बाद मेरे पास बोरोड में भी मेरे पास सिंपल है, बोरोड में इस बोरोड की वैल्यू लिखवा, लेकिन अब ये टाइटल सेम है, तो मैं अगर इस तरह टाइटल इज इक्वल टू टाइटल करूंगा ना, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, इसका सबका मतलब यही होगा, इसका सबका मतलब यही होगा कि ये मैं इसी वाले टाइटल को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि जब कंपाइलर यहाँ पर ऐसे लाइन वाइज एग्जीक्यूट करने आएगा ना और वो इस लाइन के ऊपर पहुंचेगा, तो अब वो देखेगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो इस लाइन पे पहुंचता है तो वो देखेगा सबसे पहले उसको बोरोड मिला, तो इधर ऊपर से जाना शुरू कर देगा, यार ये बोरोड किधर है, बोरोड किधर है, बोरोड किधर है, इसको ये बोरोड मिल गया। उसके बाद कंपाइलर देखेगा कि इसकी वैल्यू करनी है इस बोरोड के बराबर, तो ये इधर इस बोरोड देखना शुरू कर देगा, उसको यहाँ पे मिल गया तो उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब वो इस लाइन के ऊपर आएगा ना तो वो टाइटल उसको यहाँ पे मिलेगा, तो वो टाइटल देखना शुरू कर देगा, टाइटल किधर है, तो उसको ये टाइटल मिल गया। अब वो जब इधर आएगा इसको दोबारा टाइटल देखना शुरू कर देगा, तो ये ऊपर जाते जाएगा, तो इधर टाइटल मिल गया। अब जब उसको इधर टाइटल मिल गया तो जिस तरह इधर इस बोरोड मिल गया तो उसने ऊपर चेक ही नहीं था किया, इस तरह जब इसको इधर टाइटल मिल जाएगा ना तो उसने ऊपर चेक ही नहीं करना। लेकिन मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाला टाइटल जो है ना इसके अंदर वैल्यू रखवाओ, जो ये नीचे वाले मेथड वाले टाइटल पर है, ये ऊपर वाला टाइटल का ग्लोबल स्कोप है और ये नीचे वाला जो है ना टाइटल इसका मेथड लेवल स्कोप है। तो अगर मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ ना, तो मैं कॉल देता हूँ और दूसरा पैरामीटर मेरा बुक नंबर। अच्छा, जिस पैरामीटर में आपने लिखे होंगे उसी पैरामीटर उसी जिस तरह मतलब अब ये स्ट्रिंग बूलियन और स्ट्रिंग इंटीजर और बूलियन जिस लाइन में लिखे होंगे उसी लाइन में आप लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो सेम हो सकता है। अगर आप ये करोगे ना स्ट्रिंग बूलियन स्ट्रिंग और जो है इंटीजर, तो ये एक नया कंस्ट्रक्टर हो जाएगा क्योंकि उसका सिग्नेचर चेंज हो गया। अच्छा, उससे 105 और तो अब मैं इसको लिख दूंगा, तो वो सिंपल नहीं मिला बोरोड, ऐसे वो बीच होता है। देखो ना उसमें कह रहा है ये बोरोड का जो है ना ये वाला मुझे मिला नहीं है। ओके, तो अब देखो मेरे पास ये भी सेट हो गया है, ये भी सेट हो गया है। पहले ये देखो नल नल आ रहे थे, ये अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर अगर मैं करूंगा ना तो कॉल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। और अब मैं इस लाइन पे ना मैं सिंपल डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आवाज का इशू आ रहा है। अच्छा, अब ठीक है जी सर। वो सर टाइटल अभी भी नल क्यों शो कर रहे हैं? नहीं, टाइटल नल नहीं है। टाइटल हाँ नल वो इसलिए है क्योंकि ये देखो इसको जो चीज पास हुई थी उसने इसी को सेट कर दिया, ये दो वेरिएबल सेम है, तो ये वाला जो टाइटल था ना ये नल ही रहा, ये सेट ही नहीं हो सका। ये सेट इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जो मैंने ये वाली लाइन लिखी थी ना वो ये इसने इसी को सेट करवा दिया, दोनों एक ही स्कोप। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये टाइटल पे पहुंचेगा इस वेरिएबल को ढूंढने के लिए उसको यहाँ पे मिल गया, और ये वाला टाइटल भी ढूंढेगा तो वो भी इसको यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमारे कोड में तो दो वेरिएबल हैं सेम लेवल के, लेकिन उनका जो स्कोप है वो डिफरेंट है, ये ग्लोबल है और ये लोकल है।
तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल वाले को सेट करवा दो जो लोकल वाले में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको तो सिर्फ जब उसको ढूंढेगा टाइटल को तो उसको पहला वाला टाइटल ही कंसीडर करेगा। इसको भी देखते हैं पहले। इधर मैं था कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं होगा। इसको मैं अगर कॉल करूंगा तो ये देखो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। अब वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन टाइप जो कंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए, कंस्ट्रक्टर इन बुक क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स, क्योंकि अब मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो ये है स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन। मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल है। तो आप मुझे जो कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हो वो नॉन आर्गुमेंट है। तो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर इज डिफरेंट इन लेंथ, तो वो कह रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया। ये तब तक ही कॉल होगा जब तक आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। जब आपने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख लिया है तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कभी कॉल नहीं होगा। फिर जो है वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वही वाला कॉल होगा, वही वाला कंस्ट्रक्टर कंसीडर किया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लियर है ना? यस सर। दूसरा ये कि कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जी। जैसा हमने दो सेटर और गेटर मेथड से लेने हैं एट्रीब्यूट को सेट करना, तो हम एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो या इसी कंस्ट्रक्टर के सेटर गेटर से दोबारा एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, वो इतना इशू नहीं है। सर जो वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफॉल्ट नहीं होता फिर? नहीं, वो फिर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहेंगे उसको हम। जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है इसको मैं उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहूंगा, और वो वाला जो है वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहूंगा। और ये होते दोनों सेम ही है। इन दोनों का नाम है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। इसको हम डिफॉल्ट नहीं कहेंगे ना सर? नहीं, डिफॉल्ट वही है जो कंपाइलर हमें देगा। वो उसी केस में देगा कि आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था तो उसने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया जिसने आपके तमाम वेरिएबल्स को डिफॉल्ट पे सेट कर दिया। लेकिन जब आपने अपना कंस्ट्रक्टर लिखा है तो फिर वो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर कहेगा कि आप अपने वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल करो। और अगर फिर आप लिखोगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कंसीडर होगा, डिफॉल्ट कंसीडर नहीं होगा। अब बाज का जब एग्जाम्स में हम क्वेश्चन देते हैं वो पेपर के ऊपर देते हैं। अब जब वो पेपर के ऊपर देते हैं तो आपने उसको ड्राई रन करना होता है। ड्राई रन के अंदर अगर मैं इस तरह लिख दूंगा ना इधर न्यू बुक, तो अब आप लोग ये समझोगे कि शायद ये डिफॉल्ट वाला कॉल हो रहा है और हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा। अब उसको वही वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए जो एक दफा ऊपर मिल चुका। ठीक है, तो आगे अब मैं चलते हैं। अब स्ट्रिंग जो है वो मेरा नल कर रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास है कीवर्ड दिस का। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल वेरिएबल्स को। अब दिस कीवर्ड क्या करता है, वो कंपाइलर को ये कहता है कि यार इसका जो पहला इंस्टेंस मैच होगा ना इस वेरिएबल का, इसको आपने छोड़ देना और इसके ऊपर जाके देखना है कि ये ऊपर वेरिएबल है कि नहीं। मतलब ये कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि कंपाइलर जब इस लाइन पे आएगा तो वो बॉरोड ढूंढना शुरू करेगा, यहाँ पे मिला नहीं मिला, यहाँ पे मिला नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया, ओके दिस इज द बॉरोड वेरिएबल। फिर इस बॉरोड शुरू करेगा तो ऊपर जाएगा कि यार ये कहाँ पर है, यहाँ पर मिल गया। क्योंकि ये सारे चीजें सॉल्व हो रही होती हैं स्टैक के ऊपर। अगर जब हम आगे पढ़ेंगे, बल्कि क्लासरूम के अंदर स्टैक एक्सप्लेन करना आसान है, इधर सारा ड्रॉ कर करके स्टैक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अब जब यहाँ पर आएगा ना टाइटल के ऊपर, अब टाइटल के ऊपर देखो कितने ज्यादा टाइटल की मैच है। तब टाइटल के ऊपर ये सिर्फ इस वाले मैच को कंसीडर करेगा, जो ये वाला मैच है ना इसके ऊपर नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको यहाँ पे टाइटल मिल गया है। तो जिस तरह बॉर्डर वाले वेरिएबल के अंदर जब उसको इधर इस बॉर्डर मिल गया था तो उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, क्या पता ऊपर ना हो। तो अब टाइटल के अंदर उसको ये थोड़ी पता है कि ये दो वेरिएबल्स हैं। तो अब जब हम इसको दिस वाला कहेंगे ना, दिस के साथ ये मतलब है कि यार ये जो पहला इंस्टेंस इसके साथ मैच होगा ना इसको छोड़ दो और इसके बाद वाले इंस्टेंस के ऊपर आप जाओ और उसकी वैल्यू सेट करवा दो जो कि ये पहले वाले इंस्टेंस को मतलब जो सिंपल के साथ पढ़ा है उसका मतलब है लोकल, और जो दिस के साथ है उसका मतलब है ग्लोबल। ठीक है, दिस कीवर्ड क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। किसी को दिस कीवर्ड में या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई इशू? कर दें सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में लिख सकते हैं ना? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या लिख सकते हैं?
अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऊपर भी लिखते हैं और बाद में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो वो फिर तो एग्जीक्यूट होगा। यार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं लिख सकते, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ कंपाइलर ने लिखना है, आप नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो इस तरह का कंस्ट्रक्टर। जी सर, अगर हम इसको इंस्टेंस ना दें और नीचे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ये साथ वाला ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट करें। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा, इसको डिफॉल्ट नहीं कहोगे, डिफॉल्ट वही होगा जो कंपाइलर देगा सर। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है सर। ये आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। ठीक और है सर। दूसरा अगर मैं इसकी रिटर्न टाइप ठीक दे है दूंगा सर। ना तो ये मेरा मेथड बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। एक बात याद रखनी है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे और रिटर्न टाइप नहीं देनी। अब बाज बच्चे जब एग्जाम्स में चेक कर रहे हो तो हम पेपर जब चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं कि रिटर्न टाइप दे देते हैं उनको, जितना बुक की क्लास इंप्लीमेंट करने के लिए दी और पहला टास्क है जी एक इस तरह का कंस्ट्रक्टर लिखो, वो यहाँ पे क्या कर देंगे वॉइड लिख देंगे। अब अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर की तो वो कंस्ट्रक्टर तो रहा ही नहीं, ये तो बन गया मेथड, तो वो पूरा गलत हो जाएगा, 3 नंबर 1 सेकंड में गए। तो ये बातें, ये जो मिस्टेक्स हैं ये याद रखनी है आपने, क्योंकि यहाँ पर जब आप करोगे तो आपको एरर आ जाएगा, जब आपको एरर आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये गलत है। लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो वो पेपर में तो कंपाइलर है ही नहीं, तो ये तो अब अपने माइंड से लिखना है, अपने कॉन्सेप्ट से लिखना है, तो वहां पर फिर आप एरर कर जाते हो, तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर की जो रिटर्न सर टाइप ये कभी नहीं लिखनी। जी सर, आपने बुक के साथ पब्लिक नहीं लिखा कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, ये जिन जिन चीजों के साथ मैं ये नहीं ना लिख रहा, उसका मतलब ये है कि ये जो है ना डिफॉल्ट जो है, एक एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट भी होता है, 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, फिर आपने किया प्राइवेट, बल्कि होते 4 हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट और जो है पब्लिक। तो अभी जो इसका एक्सेस मॉडिफायर है ना ये है डिफॉल्ट, अभी इसका एक्सेस मॉडिफायर है डिफॉल्ट, समझ लगी? जी सर, तो मतलब ये पब्लिक होगा इस टाइम। नहीं नहीं यार, मेरे पास 4 हैं, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है मेरे पास डिफॉल्ट, चौथा है मेरे पास प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक का मतलब है कि जहां मर्जी से एक्सेस करो इसको, प्राइवेट का मतलब है सिर्फ क्लास में से एक्सेस करो, डिफॉल्ट का मतलब है ये जब हम इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएगा कि डिफॉल्ट की एक्सेस कहां तक रहती है, और प्रोटेक्टेड का मतलब है डिफरेंट। ये दो अभी हमने करने हैं डिस्कस। ठीक है, मतलब जब इनहेरिटेंस करेंगे ना हम, तो फिर उसमें हम बताएंगे कि इनहेरिटेंस और पैकेजेस करेंगे तो फिर ये उस कॉन्सेप्ट में ये एक्सप्लेन करेंगे। अभी जिनके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तक हैं तो सिर्फ ये 2 वाले एक्सेस मॉडिफायर आप कंसीडर करो, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब पब्लिकली कहीं पे भी एक्सेसिबल, अगर हम लीस्ट स्कोप वाइज स्कोप करें ना तो ये इस तरह स्कोप वाइज लिमिटेड होता जाएगा, सबसे ज्यादा पब्लिक की, उसके बाद प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट की, उसके बाद जो है एंड पे प्राइवेट की सिर्फ क्लास तक की एक्सेस है, उसके बाहर किसी को कोई एक्सेस नहीं। तो अभी जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ना वो डिफॉल्ट है, वो पब्लिक नहीं है, वो डिफॉल्ट है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो लगी बात की? ठीक है सर। सर, और आपने ये लिखा हुआ है बोरोड इज इक्वल टू इज बोरोड, यहाँ पे ये दिस वाला काम कर रहा है या हम इसको चेंज करना पड़ेगा? नहीं, जब मैं इसको करूंगा ना इधर इसको इस तरह करूंगा ना तो मेरा इस बोरोड तो वेरिएबल ही मेरा अलग हो गया ना, ये करूंगा ना अब तो मेरे 2 वेरिएबल सेम हो गए, तो अब मेरा चलेगा। इसी तरह जब मैं बुक नंबर को भी इस तरह कर दूंगा, अब ये मेरा इस तरह चलेगा, वो तो वेरिएबल डिफरेंट है। अब ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी सर, ठीक ठीक। तो इस बॉर्डर को भी बॉर्डर काट दूंगा। अच्छा, अभी हमारा ये वाला टास्क हो गया है, इस वाले टास्क में किसी को कोई मसला? नो सर। अब हम ये वाला करने लगे हैं, सेटर और गेटर मेथड लिखने हैं, जो है सेट नेम और गेट नेम मतलब सारे। ठीक है, तो 2-3 सेटर मेथड में लिखते हैं। तो सेटर लिखते हैं सबसे पहले टाइटल का, तो सेटर जो है मेथड वो हमेशा पब्लिक, उसकी सेटर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, सेटर कोई चीज रिटर्न नहीं करता। ठीक है, और सेटर का नाम सेट से शुरू होता है और उसके बाद जिस वेरिएबल का वो सेट होता है वो। और एक जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि पहला लेटर स्मॉल और अगला लेटर कैपिटल,
इसे जरा कैमल केस इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, तो इसे जरा रीड करना जो है ना वो आसान हो जाता है। अगर मैं इस तरह करूँगा ना सेट टाइटल, तो वो आपको पता है इस तरह रीड नहीं हो रहा जिस तरह पहले रीड हो रहा था। तो ये रूल एक फॉलो करते हैं, सेटर पैरामीटर वही लेगा जिस पैरामीटर का वो सेटर है, ठीक है। तो वो टाइटल सेट करवा रहा है तो उसमें स्ट्रिंग टाइप का ही पैरामीटर लेना है और उसके अलावा कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। और अब सिंपल इसने क्या करना था, दिस डॉट टाइटल, जिसमें एक्सप्लेन कर दिया कि ये रेफर करेगा ग्लोबल वाले को और जो टाइटल है वो रेफर करेगा लोकल वाले को। सेटर एक्सप्लेन, एक मिनट गेटर भी एक्सप्लेन कर लें दो, उसके बाद हम तो गेटर के लिए भी ऐसे ही पब्लिक ही रहेगा, गेटर भी ये प्राइवेट प्रोवाइड नहीं करना। जिस तरह उसका पैरामीटर वो वाला था जिस टाइप का वो जिस रिटर्न टाइप का वो था सेटर, इस तरह इसका रिटर्न टाइप वो होगी जिसका ये गेटर है। तो ये गेट और इसी तरह उसके बाद ये पैरामीटर्स कोई नहीं लेगा और ये करेगा रिटर्न दैट्स इट। हाँ अनम्यूट कर लो, ठीक। डी करें क्वेश्चन, इस सेटर और गेटर में किसी को कोई मसला हो क्वेश्चन करें। सर ये जो आपने स्ट्रिंग टाइटल लिखा है क्या क्या सेटर मेथड के अंदर? जी जी सर हमें कैसे पता चला किस ऑब्जेक्ट का टाइटल सेट कर रहा है? अच्छा, जब जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल कर रहा है ना, जिस तरह ये माई बुक डॉट टाइटल कर रहा है, जिस तरह माई बुक डॉट ये करेगा सेट टाइटल, तो इसका मतलब है कि जब जिस यहाँ पर जो माई बुक जो है ना ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है। ये माई बुक का जो मतलब है ना, इसका मतलब है एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। ये उस एड्रेस के ऊपर ही ये सेट टाइटल कॉल कर रहा है, समझ लगी बात की। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल होगा ये उसी ऑब्जेक्ट का सेट टाइटल कॉल करेगा, किसी और ऑब्जेक्ट का नहीं करेगा। ओके सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सर ये कौन सा रिटर्न टाइटल रिटर्न करेगा? ये वाला मेथड? जी गेटर मेथड। ये वाली वेरिएबल में जो चीज पड़ी होगी ना उसको रिटर्न करेगा, जिस ऑब्जेक्ट के इस वाले वेरिएबल में जो चीज पड़ी होगी। ओके सर। और सर ये गेटर सेटर मेथड जो है ये हमारे पास यूजर डिफाइंड है ना? हाँ जी, ये गेटर बाद लैंग्वेजेस हैं सी शार्प वगैरह वो आपको खुद डिफाइन कर देती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन जावा के अंदर आपको यूजर डिफाइन नहीं किया। कोई आईडी ऐसा हो सकता है जो बाद में आपको ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर दे, लेकिन ये यूजर डिफाइन। और भी क्वेश्चन? और भी क्वेश्चन भाई? किसी को क्वेश्चन नहीं? आगे चलें, सेटर गेटर क्लियर सबके? यस सर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पब्लिक रहेंगे, सेटर वॉइड होगा, गेटर वॉइड नहीं होगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी। सेटर जो है वो अपने अंदर पैरामीटर लेगा और गेटर अपने अंदर कोई पैरामीटर नहीं लेगा। सेट गेटर की सिंपल एक लाइन रिटर्न टाइटल, और सेटर की जो है वो सेट करवाएगा दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, दैट्स इट। अगला टास्क हम देखते हैं। तो हमारे पास ये वाला टास्क भी हो गया। गेटर जो है जी जी सर, गेटर जो है वो किसको रिटर्न करेगा? टाइटल। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट इसको गेटर को कॉल करेगा ना, मतलब ये अब जिस तरह ये स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कॉल कर रहा है, तो वो यहाँ पर वो चीज रिटर्न करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई है स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है, ये मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो मैं इसे कहता हूँ माई बुक डॉट गेट टाइटल। तो अब वो यहाँ पर वो रिटर्न करेगा, इसको यहाँ पर रिटर्न करेगा। जब वो यहाँ पर रिटर्न करेगा तो वो टाइटल की इक्वल हो जाएगा। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? सर रिटर्न में दिस डॉट टाइटल नहीं करना चाहिए जहाँ पे गेट टाइटल वाला जो है मेथड? अच्छा, अब यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला वेरिएबल था ना, ये क्रिएट हुआ और खत्म हो गया, ठीक है।
एक सेकंड ना, मुझे क्लास में होता है, मैं इसको अच्छी तरह व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता, तो इधर मैं व्हाइट बोर्ड। देखो, जब मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है ना, तो वो होता है स्टैक के ऊपर। स्टैक इस तरह की लीनियर मेमोरी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैक। इसको बोलते हैं स्टैक। ये है मेरे पास स्टैक। स्टैक इज समथिंग लाइक लीनियर मेमोरी, ठीक है। वो हर चीज को स्टैक के ऊपर हमारा कंपाइलर सॉल्व करता है। जब उसके पास आते हैं ना, जब उसके पास आती है, जब उसके पास कोई भी वेरिएबल आता है ना, तो वो क्या करता है, ये स्टैक के ऊपर इस तरह पोर्शन बने होते हैं हर एक के, हर कोड के, ठीक है। जब भी किसी मेथड ने एग्जीक्यूट करना है ना, जब आपने कहा ना कि कंस्ट्रक्टर कॉल किया, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर उसके पास 3 वेरिएबल थे ना, तो उसने 3 वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिए। उसने यहाँ पे एक टाइटल का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसने यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया बुक नंबर का वेरिएबल, ठीक है। उसने यहाँ पर क्रिएट कर लिया जो है, तीसरा वेरिएबल था हमारा बॉर्डर का, उसने यहाँ पे बॉर्डर का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जब मेरे पास आएगी ना मेथड कॉल, स्टैक बड़ा करना है, यार इधर थोड़ा एक्सप्लेन करने में मसला है, मैं ट्राई करता हूँ शायद एक्सप्लेन कर। ये मेरा स्टैक ऐसे होता है, ऐसे लीनियर मेमोरी होती है सारी। जितनी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंपाइलर करता है ना, वो सारी करता है स्टैक के ऊपर। जिस तरह रैम है ना, लीनियर मेमोरी है, रेज है ना, लीनियर मेमोरी है। लीनियर मेमोरी मतलब ये होता है कि स्ट्रेट मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट मेमोरी होती है। अब जो होती है ना हार्ड डिस्क, उसमें डाटा ऐसे लीनियर में नहीं भरा होता, ये लीनियर मेमोरी है। मतलब इसका एड्रेस लीनियर का मतलब ये कि इसका एड्रेस जो है ना, ये बातें समझ आ रही है सॉरी। क्लास में तो मैं अंदाजा कर सकता हूँ, अगर आपके फेसेस से मुझे थोड़ा बहुत फीडबैक मिल जाता है, इधर मुझे नहीं मिलता। ये देखो, ये लीनियर मेमोरी है, ये x0, ये x जो है हेक्साडेसिमल का एड्रेस है, और ये इसका दूसरा एड्रेस है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरा किधर गया ये, इसमें ना मैं अपना ये बाय बुक को प्रिंट करवाता हूँ। ये माय बुक को मैं अपना प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे ना वो एड्रेस रिटर्न करेगा जिस एड्रेस के ऊपर बाय बुक पड़ा हुआ है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा सॉरी, हो रही है स्क्रीन शॉट। जी एरर यस आया था, सर। सॉरी, वो एरर आया था, मैं उसको रिमूव किया है, वो आपको शो नहीं हुआ होगा। तो एक सेकंड वो भी देख लो कि मैंने सिंपल ना प्रिंट किया है माय बुक। मेरा वो भी गायब हो गया है टैग। अच्छा, मैंने ना सिंपल यहाँ पे लिखा प्रिंट माय बुक, ये लाइन में, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे माय बुक में पढ़ा क्या हुआ है। तो मैं इसको जब करूंगा ना जावा, ये देखो, ये चीज नजर आई है आपको, ये उसका स्टैक के ऊपर हेक्साडेसिमल एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर ये माय बुक का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब ये क्लास में होता है तो मैं आपको शायद सही तरह एक्सप्लेन कर पाता, अभी तो मुझसे सही तरह एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इसलिए वो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो ये स्टैक के ऊपर मेरे पास एड्रेस है, एक मिनट मैडम, कॉपी पॉइंट एक्सेल,
ये पावर पॉइंट नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा यार मेरा पॉइंटर बन गया माउस। चलो करो। अच्छा ये इधर मेरे पास ना टैग माना कुछ इस तरह होता है, इधर मेरे एड्रेसेस पड़े होते हैं और इधर मेरे पास जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो पड़ी होती है। मैं अपना बुक वाला जो एड्रेस है ना ये यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो मेरे इस वाले एड्रेस पे मेरा बुक का ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। बुक का ऑब्जेक्ट का मतलब पड़ा है कि इसके ऊपर जो है मेरे पास इसका टाइटल पड़ा है, उससे ऊपर मेरे पास इसका बॉर्डर पड़ा है और उससे ऊपर इसका तीसरा वेरिएबल जो है ना तो बुक नंबर का पड़ा है। बुक नंबर का तीसरा वेरिएबल, ठीक है। अब क्या होगा जब मैं मेथड कॉल करता हूँ ना इसका कंस्ट्रक्टर, तो ये बुक का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब जब बुक का कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वेरिएबल थे ना तो वो वहां पे क्रिएट हो गए। बुक के कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन कौन से वेरिएबल थे? मेरे पास यही तीनों वेरिएबल थे। मेरे पास ये बुक, इधर मैं कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। जितने भी मेथड कॉल होने हैं, जो भी एग्जीक्यूशन होनी है, सारी स्टैक के ऊपर होनी है। तो मेरे पास ये टाइटल आ गया यहाँ पर, ये दोबारा से क्रिएट हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सेम नाम के वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए थे। अब ये बोरोड आ गया और ये आ गया मेरे पास बुक नंबर। अगर ये समझ नहीं आ रही कोई इशू नहीं है, ये बस वैसे मैं वो सर जी सबसे नीचे बुक की जगह माई बुक नहीं आएगा? हाँ वो माई बुक का ये ऑब्जेक्ट है, मैं कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना। अच्छा अब यहाँ पर जब आएगा ना, अब अगली लाइन में आ गई ये कोड। देखो अभी जो मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ ना वो यहाँ पे हुआ है, उसने यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की है, ठीक है। इस वाली लाइन के अंदर उसने क्या किया है कि ना ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। एक माई बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, माई बुक के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया है तो उसने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए ये, ठीक है। उसने ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। ये माई बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई बुक के ऑब्जेक्ट के साथ ही उसने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए और 3 वेरिएबल्स ये इस एड्रेस के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है। इसके ऊपर ये इसका अगला डेसिमल नंबर होगा, इसका अगला डेसिमल नंबर होगा, इसका अगला। तो माई बुक के साथ इसने 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए। इसके बाद उसके बाद इसने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, ठीक है। ये वाले कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर को जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल की तो इस कंस्ट्रक्टर ने भी कहा कि मुझे भी 3 वेरिएबल्स को पैरामीटर्स को जरूरत है, तो उसने इसके भी 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब ये 3 वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर की कॉल के बाद ये भी यूज हो गए, ठीक है। अब जब मैं इसको कहता हूँ ना टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, अब कंपाइलर क्या करता है यहाँ पर, अभी कंपाइलर का जो एरो एरो बनाऊँ ना, कंपाइलर का एरो है यहाँ पर, अभी वो यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन कर रहा है, ठीक है। पानी की बोतल ला दो। 1:05 1:05 ये नजर आ रही
स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। अच्छा अब ये Yes, देखो sir. मेरा जो है ना ये यहाँ पर था कंपाइलर, ठीक है। इसको मैंने कहा कि यार ये टाइटल इज इक्वल टू टाइटल कर दो, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पर ना टाइटल का वेरिएबल ढूंढना है, वो यहाँ पे नीचे आया, उसको ये टाइटल का वेरिएबल मिल गया। अब उसने जो है ना ये नहीं कहा, एक सेकंड में आपको बाद में क्वेश्चन करूंगा, मुझे पहले ये एक्सप्लेन कर लेते। अच्छा उसने ये नहीं कहा कि अब मैं नीचे जाऊं, ये मेरे पास नीचे एक और टाइटल का वेरिएबल पड़ा हुआ है, उसको ये टाइटल का वेरिएबल मिल चुका है, ठीक है। अब इसने इसी के अंदर जो है ना वो टाइटल की वैल्यू लिखवा देनी है, जो भी टाइटल की वैल्यू थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर थी जो मैंने कंस्ट्रक्टर में पास की उसको 80, तो उसने यहाँ पे 80 रखवा दिया। उसके बाद उसने अपना पूरी, जब उसको ये वाली ब्रैकेट मिलेगी ना, इस कंस्ट्रक्टर को ये वाली जब ब्रैकेट मिलेगी ना, तो ये जो कंस्ट्रक्टर के जितनी भी चीजें कॉल हुई थी ना, ये क्या करेगा, इस सबको खत्म कर देगा, ये खत्म। इसके साथ ये वाला जो मेरा 80 था ना, ये भी खत्म, ठीक है। तो अब जो मेरे इस वाले एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ था ना टाइटल, इसके अंदर रह गया नल। इसीलिए जब मैं उसे प्रिंट कराऊंगा ना, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नल। क्योंकि वो वाला 80 जिसको उसने सेट करवाया था वो स्टैक के ऊपर से हो गया खत्म, क्योंकि उसका जितना काम था उसने उसका काम खत्म कर दिया। तो अब जब वो कंपाइलर कहूंगा ना, तो मैं ये टाइटल प्रिंट करके दो यहाँ पर इस वाली लाइन में, उसे कहूंगा ना टाइटल प्रिंट करके दो, तो अब वो यहाँ पर था, ठीक है। वो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर हो गया खत्म। तो यहाँ से जब वो नीचे जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, अब उसको पड़ेगा ये वाला टाइटल, और इस वाले टाइटल में क्या पड़ा हुआ है, नल। समझ लगी पॉइंट की, नहीं समझ लगी? मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये टाइटल इज इक्वल टाइटल है, ब्रैकेट फिर स्क्रीन ही शो हो रही। अच्छा सर जी लग गई है समझ। सब कोई दिखाता हूँ, अब हो रही शो। यस सर। अभी देखो ये टाइटल इज जी इक्वल सर। टू टाइटल है। अब इधर मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं इस बोरोड करता हूँ, ठीक है, इस बोरोड, और इसको मैं करता हूँ बोरोड इज इक्वल टू इस बोरोड। जब मैं आ जाऊंगा ना अपने इधर, जब मैं करता हूँ कंट्रोल ये कंस्ट्रक्टर, अब ये इधर जो बोरोड का वेरिएबल क्रिएट होगा ना, वो होगा इस बोरोड, वो बोरोड नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। अब वो कहेगा कि यार अब जब मैंने इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इसको वैल्यूज पास की ना, ये वैल्यूज पास की, वो वैल्यूज किसको पास होनी है, इन वेरिएबल्स को। तो पहले इन वेरिएबल्स के अंदर वो चीजें रखवा लेते हैं। इस वो ट्रू है और बुक नंबर है 105, ठीक है। अब उसको ये यहाँ तक काम हो गया, मतलब पहले एक बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यूज पास की। तो मेरे स्टैक ने क्या किया, मेरे स्टैक ने एक एड्रेस ढूंढा, जो स्टैक उस एड्रेस उसको अवेलेबल था, ठीक है। उस एड्रेस के ऊपर उसने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए। उसके बाद ये बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद उसने कहा कि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके 3 और वेरिएबल्स पास किए, और कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यूज पास की थी ना मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के साथ, मतलब स्टेट और ट्रू और 105, तो कंस्ट्रक्टर ने भी ऐसे आगे 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और उसको कर लिया। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन की बैटरी लो है, मैं एक मिनट चार्जिंग पे लगा लूँ। अच्छा मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा ये एक बार स्टैक को समझ लोगे ना, तो जब भी किसी भी एक दफा स्टैक को समझ लोगे ना, तो जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को भी आप सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को आप ड्राई कोड में कर रहे होगे ना काम, आपको कभी भी स्कोप का मसला या किसी भी चीज का मसला नहीं आएगा। आवाज आ रही है ना मेरी? तो एक दफा इसको समझ लो आज, तो आपको कभी भी आपको ना एग्जाम में, ना आगे किसी सॉफ्टवेयर हाउस के एग्जाम में, ना ही किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, आपको इंटरव्यू वगैरह में कभी भी स्कोप का मसला नहीं आएगा। ड्राई कोड में कभी आपको एरर नहीं आएगा अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को सॉल्व कर लो, क्योंकि कंप्यूटर ने जब भी एग्जीक्यूशन करनी है इसने स्टैक के ऊपर ही करनी है। तो आपको वो आपके कभी मार्क्स इस वजह से नहीं कटेंगे कि आपने स्कोप वगैरह को नहीं देखा।
तो इसको एक दफा जरा गौर से समझ लो। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 लाइंस एग्जीक्यूट की हैं, पहली लाइन बल्कि एक मैंने बाय बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक मैंने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर। कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वेरिएबल्स थे, तो मैंने उन 3 वेरिएबल्स का 3 कॉल कर दिया। अब अगली लाइन पे चलते हैं। अब कंट्रोल है मेरा यहाँ पर, इस लाइन पे, इस लाइन से मेरा कंट्रोल जा रहा है इस लाइन पे। इस लाइन में उसने मुझे ये कहा है कि टाइटल को टाइटल के बराबर कर दो, तो वो यहाँ पर था कंट्रोल उसका, ठीक है। इसने कहा टाइटल, अब उसने टाइटल ढूंढना शुरू कर दिया। इस लाइन पे मिला नहीं, इस लाइन पे मिला नहीं, इस लाइन पे उसको टाइटल मिल गया। उसने कहा टाइटल को टाइटल के बराबर कर दो। टाइटल इज इक्वल टू टाइटल के, टाइटल के अंदर जो ऊपर है वो इसी टाइटल के अंदर रख दो, क्योंकि उसको ये दोनों टाइटल सेम ही लग रहे हैं। तो उसने टाइटल इज इक्वल टू टाइटल रख दिया। अगली लाइन पे जाओ। अगली लाइन पे उसने कहा कि मेरा जो है बोरोड को अंदर रख दो, जो इस बोरोड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो इधर था, इधर से नीचे आया, उसको इस बोरोड मिल गया, लेकिन उसको बोरोड नहीं मिला। तो अब उसने बोरोड ढूंढना है, ठीक है। वो अगली अगली लाइन में जा रहा है, अगली लाइन में जा रहा है, अगली लाइन में जा रहा है, ये उसको बोरोड मिल गया, तो उसने इसके अंदर रखवा दिया जो इस बोरोड के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में मैं उसको रखवा देता हूँ, सेम कर रहा हूँ कि बुक नंबर में भी बुक नंबर रखवा दो। तो या बुक नंबर की जगह मैं इधर रख देता हूँ, इसमें ना सारा रखवा दो। तो जब ये लाइन मिलेगी ना, तो वो क्या करेगा, वो इधर स्टैक के ऊपर ही 17 क्रिएट करेगा, कोई वेरिएबल इसका एड्रेस क्रिएट करेगा जिसके अंदर 17 भरा होगा, जो भी एड्रेस इधर होगा, ठीक है। और वो इधर बुक नंबर का ढूंढेगा। बुक नंबर अब उसको कैपिटल बी वाला चाहिए, बल्कि वो तो यही है, तो वो इसके अंदर 17 रखवा देगा, जिसको 105 पास हुआ था, ठीक है। स्मॉल बी वाला जी, तो कैपिटल बी वाले में नहीं लिखवाना था? नहीं तो इधर अभी कैपिटल बी वाला पड़ा ना, तो वो ये है, सेम है, ये देखो ये सेम है, उसको यहाँ पे मिल गया, वो यहाँ पे मिल गया उसको, ठीक है। उसने नीचे क्यों जाना है, इस वाले में तो उसने जाना ही नहीं है। अच्छा, जब उसको अब ये वाली लाइन मिलेगी ना, इस वाली लाइन का मतलब है कि यार इस कोड में जो इस लाइन से लेके इस लाइन तक तुमने काम किया है ना, इसको अब कर दो डिलीट, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जब उसको वो लाइन मिली तो इसने अब क्या कर देना है, इस सबको कर देना है डिलीट, दैट्स इट। अब जब यहाँ तक, अब ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब कंट्रोल आ गया है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने इसको कहा कि भाई प्रिंट करो माई बुक, तो माई बुक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस, उसने वो प्रिंट कर दिया। इसके अंदर मैंने कहा कि प्रिंट करो टाइटल, तो टाइटल में क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जो हमने टाइटल सेट करवाया था वो तो हमने इस वाले के अंदर ही सेट करवा दिया था, ठीक है। फिर मैंने इसको कहा कि प्रिंट करो बुक नंबर, बुक नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बुक नंबर भी उसने वो वाला किया। फिर मैंने इसको कहा कि प्रिंट करो बोरोड, बोरोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रू। चलो इसको अब रन करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो टाइटल के अंदर, बुक के अंदर उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस था, ये 8D, बुक के अंदर उसने उसका एड्रेस 8D, उसके बाद टाइटल नंबर नल, बुक नंबर 0 और इस बोरोड ट्रू। अब अगर मैं इसको करूँ ना यहाँ पर दिस के साथ, दिस के साथ और बोरोड और इस बोरोड तो सेम है, दिस के साथ। अब जब हम इधर जाएंगे ना इसके अंदर, अब जब मैंने किया ना दिस, अब दिस का मतलब है कि यार इसकी जो मैचिंग है ना, इस वाली लाइन को मैं एग्जीक्यूट करने लगा, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। इसका मतलब है कि यार ये जो पहली मैचिंग होगी ना टाइटल के साथ, इसको छोड़ दो, अगली वाली पे जाओ। तो जब स्टैक है ना, स्टैक को पता मैंने पहले ढूंढना है, ये इधर लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होनी है, सबसे पहले वो ये ढूंढेगा, उसके बाद वो ये ढूंढेगा। सबसे पहले उसने ये ढूंढना है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले ढूंढा टाइटल, टाइटल तो उसको भाई मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब उसने ढूंढना है दिस डॉट टाइटल। दिस डॉट टाइटल के लिए अब उसका मतलब ये नहीं है, कंट्रोल वापस यहाँ पे गया, दिस डॉट टाइटल का मतलब ये नहीं है कि ये वाला टाइटल, दिस डॉट टाइटल का मतलब है जो पहला टाइटल है इसको छोड़ दो, अगले पे जाओ। अब वो दोबारा टाइटल ढूंढना शुरू कर दिया, अब उसको इधर दोबारा एक टाइटल मिल गया, तो दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। तो इस वाले टाइटल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इस वाले में रखवा दो, तो इसके अंदर क्या पड़ा, अस्जित, तो इसके अंदर रखवा देगा अस्जित,
उसके बाद फिर अगली लाइन पे जाओ, बोरोड इज इक्वल टू इज बोरोड, चलो यहाँ पे ये अब यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दे, इज बोरोड मिल गया, अब बोरोड ढूंढो, जाओ नीचे, बोरोड मिल गया, उसमें जो इज बोरोड की वैल्यू थी वो रखवा दी। अगली लाइन में जाओ, अगली लाइन है दिस डॉट बुक नंबर इज इक्वल टू 17। तो सबसे पहले तो मुझे मेमोरी के अंदर 17 चाहिए, तो मेमोरी के अंदर मैंने 17 रखवा दिया। अब ये उसने कहा है कि इसको मैंने रखवाना है दिस डॉट बुक नंबर। दिस डॉट बुक नंबर का मतलब है कि ये वाला बुक नंबर नहीं, इसको तो मैंने छोड़ देना है, इसका मतलब है ये वाला बुक नंबर जो अगला इंस्टेंस मिल रहा है इसके बाद, पहले वाले को छोड़ के, तो इसके अंदर मैं रखवा दूंगा 17। अब उसको अगले जाओ, आगे उसको मिल गई है ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट का मतलब है सबको कर दो क्लोज। तो जी अब ये करेगा सबको डिलीट, ये करेगा सबको डिलीट, क्योंकि अब उसको वो वाली ब्रैकेट मिल गई, उसको मिल गई वो वाली ब्रैकेट, कर दिया सबको डिलीट। अब ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अब जब यहाँ पर ये वाली लाइन करके एग्जीक्यूट करके यहाँ पर आएगा ना, अब उसके बाद जब कहूंगा ना दिस टाइटल ढूंढो, माई बुक डॉट टाइटल, अब माई बुक डॉट टाइटल का मतलब है ये चीज भी देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट किया ना, बुक इक्वल टू अदर बुक is equal to new book, this is other book, ठीक है। तो अब जब इस वाली लाइन के ऊपर पहुंचेगा ना, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, इस वाली लाइन के ऊपर पहुंचेगा ना, इसकी वाली लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखेगा वो अदर बुक, अदर बुक, और उसका एड्रेस कुछ इस तरह ये होगा, 90 कर देते हैं इसको, बल्कि हम इसका एड्रेस देख ही लेते हैं, इसका एड्रेस क्या है। मतलब उसका एड्रेस देख लेता हूँ, तो अदर बुक का एड्रेस है ये, तो अदर बुक का एड्रेस जो है वो ये है, ठीक है। तो अदर बुक के एड्रेस के बाद सेम इसी तरह वो 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेगा, इसको मैं ऐसे रखवा देता हूँ। तो अब जब मैं करूंगा ना कॉल, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे इसी तरह मैं ये करवा देता हूँ। अब ये जो ये है ना, ये अदर बुक का, अच्छा अभी तक जो हमने लाइन एग्जीक्यूट की है ना, वो वाली हमने लाइन एग्जीक्यूट की है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारी एग्जीक्यूशन होगी है स्टैक के ऊपर। अब इसके अगली लाइन पे आता हूँ, इससे अगली लाइन कह रही है कि माई बुक का एड्रेस प्रिंट करो। तो माई बुक का एड्रेस क्या है, माई बुक के अंदर जो पड़ा वो प्रिंट करो, माई बुक के अंदर पड़ा हुआ एड्रेस वो उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके अगली लाइन क्या कहती है, मुझे कहती है कि अदर बुक का प्रिंट कराओ, वो भी प्रिंट करा दिया। उससे अगली लाइन अब क्या कहती है, ये वाला इंपॉर्टेंट काम, अब इसके अंदर है ये डॉट, ये डॉट ने क्या कहना है, ये माई बुक जब मैं इधर लिखूंगा ना, तो इधर तो आ गया मेरा इधर ये वाला एड्रेस, ठीक है। जब माई बुक लिखा, आपको पता है माई बुक के अंदर क्या पड़ा है, एड्रेस, ठीक है। अब माई बुक के बाद है टाइटल, डॉट टाइटल, इसका मतलब है कि पहले तो जब कंट्रोल यहाँ पर था, अभी कंट्रोल मेरा ये है यहाँ पर, ठीक है। अब जब मैंने कहा ना माई बुक डॉट टाइटल, डॉट जब कहा तो डॉट ने क्या किया, इसको कंट्रोल ले आया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको कहा है डॉट टाइटल, इसका टाइटल एक्सेस करो, तो अब इसने ऊपर देखना शुरू कर दिया, इस एड्रेस कंट्रोल कहाँ आ गया, इस एड्रेस पे, उसने कहा ऊपर गया, टाइटल मिल गया उसको, ठीक है। तो अब उसने इसको ला कर मुझे दे दिया। इसी तरह मैं जब अगला पे देखूंगा माई बुक डॉट बुक नंबर, तो वो माई बुक पे जाएगा और फिर ऊपर देखना शुरू कर देगा बुक नंबर,
और उसको प्रिंट करवा देगा। उसी तरह माई बुक डॉट बोरोड, तो माई बुक पे गया और बोरोड, तो ये जो भी इसके वेरिएबल्स होंगे ना वो उसी को प्रिंट कराएगा। अब इसी तरह मेरे पास अदर बुक है, जब अदर बुक करोगे ना तो वो जाएगा इस वाले एड्रेस के ऊपर, अदर बुक डॉट टाइटल, अदर बुक डॉट बोरोड, अदर बुक डॉट बुक नंबर, और इसके कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हमने कुछ और वैल्यूज पास की हुई थी, वो हमने पास की हुई थी, दिस इज अदर बुक, बोरोड जो है वो किया है 2 और बुक नंबर है 107। जब मैं करूंगा ना अदर बुक डॉट टाइटल तो उसका मतलब है अदर बुक डॉट टाइटल। जब मैं कहूंगा माई बुक डॉट टाइटल तो उसका मतलब है माई बुक डॉट टाइटल। अब अगर आप ये नहीं हो सकता करो अदर बुक डॉट टाइटल तो वो ये वाला आपको रिटर्न कर दे, या माई बुक डॉट टाइटल तो ये वाला रिटर्न कर दे, क्योंकि वो यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा और यहाँ से ऊपर करेगा। इसीलिए हम आपको ये भी कहते हो कि वेरिएबल्स आपने करो प्राइवेट, या जब आप प्राइवेट करोगे तो जब कोई और क्लास इस वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तो मेमोरी में तो ओपन ही पड़े हुए हैं, तो वो एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना जावा सी एंड नाउ, अब आपको अब जो प्रिंट चीज होनी चाहिए ना वो सेम एज इट इज ये चीज प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर रिवर्स होगा, क्योंकि पहले मेरे पास माई बुक प्रिंट करवा रहा हूँ उसके बाद मैं अदर बुक प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो मेरे पास अदर बुक क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि मैंने मेरे सेव नहीं किया। दिस इज, अभी देखो सबसे पहले टाइटल असजिद, ये पहली बुक का है, अदर बुक नंबर और ये दूसरी बुक का है टाइटल, और ये ताना इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने तो इसमें ही उसको करा दिया है 17। मैं इसको दिस डॉट बुक नंबर इज इक्वल टू बुक नंबर कर दूं। तो वो देखो उसका 105 प्रिंट हो रहा है और उसका 107 प्रिंट हो रहा है। अब जो क्वेश्चन है वो बारी बारी करें। सर ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कौन सी है, हमेशा हमेशा दिस यूज करें या लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम डिफरेंट होना चाहिए? यार वो दिस वाली बेहतर है, क्योंकि ना आप अक्सर जो है मिस्टेक हो जाती है, आप दूसरे वाले वेरिएबल जिस तरह मैं जिसमें इस बोरोड रखा हुआ है तो मैं इस बोरोड इज इक्वल टू बोरोड कर सकता हूँ, मतलब ये इस बोरोड रखा है ना तो मैं ये इस तरह कर सकता हूँ कि मेरे असल स्टेटमेंट तो थी ये, तो मैं ये कर सकता हूँ इस बोरोड इज इक्वल टू बोरोड। अब इसमें मेरा सारा काम गलत हो गया। अब मेरा इस बोरोड वाला वेरिएबल जो था ना, इस बोरोड वाला जो इसके ऊपर क्रिएट होगा उसके अंदर बोरोड होगा, और जब ये लाइन खत्म होगी तो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास ये जो बोरोड वाला वेरिएबल है ये कभी सेट ही नहीं होगा। तो बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप दिस के साथ यूज करो, ताकि आपको कभी इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, ह्यूमन एरर ना आए कम से कम। ठीक है, ओके और सर ये जो आपने बुक की क्लास के अंदर ही मेन लिख दिया, जो हमने आपको सेंड करनी है वो भी इसी तरह करना है कि क्लास के अंदर ही उसका मेन लिख देना कि अलग से मेन बनाना है? नहीं क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर, तीनों क्लासेस के अंदर अपना मेन, उस क्लास के अंदर ही उसका मेन लिख के जो है फाइनल फाइल बना देना। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा स्टैक वाले के अंदर किसी को कोई इशू? सर स्टैक का तो समझ आ गया, अगर आप ये समझा दें कि ऑब्जेक्ट हीप पर कैसे स्टोर होते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा काफी। अच्छा यार जो होता है ना, मतलब मसला क्या होता है, जो मेरे पास मेमोरी है ना वो है लिमिटेड। ठीक है, इधर देखो, मुझे अपने एक प्रोग्राम के लिए जरूरत पड़ गई है कि मैंने एक वेबी यूज करना है, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल कोड कर चुका हूँ। तो अब मेरे पास जो भी एग्जीक्यूशन है ना वो हो रही है स्टैक के ऊपर। ठीक है, जब वेबी मेरा क्रिएट होगा ना तो वो ऐसे होगा, ऐसे 3 चीजें स्टैक के ऊपर क्रिएट होगी। अब स्टैक जो बेसिकली होता है ना वो होती है लिमिटेड रिसोर्स, मतलब वो आपकी रैम हो सकती है, आपका कैशे हो सकता है, आपकी कोई और इस तरह की चीज हो सकती है। अब जो आपकी ये वाला रिसोर्स होता है ना ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। आपकी रैम आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव होती है, आपका फोन के अंदर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आपके रैम काउंट होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब अगर किसी सिनेरियो के अंदर आपको 5 यार माइक अपना म्यूट कर दें। अच्छा अभी देखो, अब आपके किसी सिनेरियो के अंदर आपको 500 वेबीज की जरूरत पड़ गई है। अब अगर ये सारा बर्डन आपका रैम के ऊपर जाएगा ना तो आपकी रैम क्रैश हो सकती है। बेशक वो आपकी सर्वर की रैम है, बेशक आपकी वो
आपके किसी और डिवाइस की रैम है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखो फेसबुक की। अब फेसबुक के अंदर आपके पास एक पोस्ट की क्लास होगी। उस पोस्ट की क्लास के अंदर कोई पिक्चर का ऑब्जेक्ट होगा, कोई टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होगा जो कैप्शन हो सकता है, कोई वीडियो का ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपकी क्रिएट होंगे ना रैम के ऊपर, तो आपके फोन के अंदर इतनी रैम नहीं है, इसीलिए वो बार बार फुल हो जाती है जिन फोन के अंदर स्मॉल रैम होती है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी रिसोर्सेज के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं हीप। हीप का मतलब ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हो कि यार मुझे जो आपके पास फ्री जगह पड़ी हुई है ना थोड़ी देर के लिए, आप वो मुझे दे दो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करता है, वो चीजें आपको वो लोकेशन का एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। जिस तरह ये बुक है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझे एक एड्रेस रिटर्न कर दिया ये वाला। उसने कहा कि यार इसके ऊपर अपना लीनियरली अपना डेटा स्टोर कर लो, ये मेरे पास अभी फ्री पड़ा है। वो उस एप्लीकेशन को इतना पोर्शन, ये मुझे ये जो इतना पोर्शन है ना, ये मुझे मेरी एप्लीकेशन को, मेरे कोड को इतना पोर्शन उसने असाइन कर दिया। लेकिन अब जावा के अंदर ये क्या होता है, अब ये मुझे जब मैंने इससे बोरो किया ना ओएस से, तो मुझे ये वापस भी करना है, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क पे पड़ा है, ये रैम में नहीं पड़ा कि आप डिवाइस रीस्टार्ट करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं है। जब आप इसको करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। इसीलिए वो डैंगलिंग पॉइंटर और नल पॉइंटर, वो जो दूसरा था, एक डैंगलिंग पॉइंटर और एक दूसरा पॉइंटर है, तो इसीलिए वो चीज आती है। तो जब न्यू का मतलब होता है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कह रहे होते हो कि यार मुझे अवेलेबल स्पेस दो, मैंने ये ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है। तो जब ये 500 बेबीज क्रिएट करेंगे तो वो किस पे क्रिएट होंगे, वो सारे क्रिएट होंगे हीप के ऊपर। और जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अब जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर होता है गार्बेज कलेक्शन सिस्टम होता है जावा के अंदर। जावा की सबसे खास बात जो सी प्लस प्लस से इसको डिफरेंस करती है, वो है इसका गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म। गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म क्या करता है कि जो हीप के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं हो रहे होते, गार्बेज कलेक्शन उसको ऑटोमेटिकली फ्री करके ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर देता है। लेकिन सी प्लस प्लस में ये काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो हीप की समझ लगी बात? जी सर, आ और जब गई है डेटा समझ। स्ट्रक्चर्स के अंदर आप जाओगे ना, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सारी डिस्कशन ही है, ये टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स का, कि डेटा आपको मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करवाना कैसे है, वो आपका अगला प्री रिक्विजिट है, मतलब अगले कोर्स में आएगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी बेस आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी ताकि उसके कॉन्सेप्ट आपको सही तरह समझ आए। ये लिंक कैंपस में जिसमें प्रोग्रामिंग सर फंडामेंटल। इसमें जी सर इसमें मेमोरी लीक्स तो नहीं होगी ना? इसमें इसमें गार्बेज कलेक्शन है ना, जब तक आपके पास गार्बेज कलेक्टर बना ना, तो वो इंश्योर करता है कि आपके पास डैंगलिंग पॉइंटर ना हो, मेमोरी लीक्स ना हो ऑटोमेटिकली। लेकिन सी प्लस प्लस या सी शार्प के अंदर भी गार्बेज कलेक्टर है। तो उनके अंदर आपको जो है ना, बाय सेल्फ जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज, यहाँ पर खत्म हो गया है, यहाँ पर अब आपको उसको मेमोरी को फ्री करना है, उसको डिलीट करना है। इस तरह करके सी के अंदर हम करते हैं डिलीट माय बुक, ठीक है। कि अब मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ी तो अब आप इसको वापस ले लो। यहाँ डिस्ट्रक्टर्स लिखते हैं, डिस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट जावा के अंदर नहीं है, सी प्लस प्लस के अंदर है। कि जब ये वाला मिल जाता है तो फिर वो डिस्ट्रक्टर्स कॉल करती है और वो सब चीजें मेमोरी को फ्री करके ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस करती है। सो हम वापस आते हैं लैब में। अब अभी तक कोई क्वेश्चन? वापस आए लैब में, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट हीप पे कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? जिस तरह हम पता लगा सकते हैं कि एक प्रिमिटिव टाइप कितनी ले रहा है, जैसे इंटीजर 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, ऐसे ये कितनी लेता है मेमोरी यार ऑब्जेक्ट? ये पता लगा सकते हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन ये एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करते हैं तो वो बता देता है। लेकिन आप इटसेल्फ ही आप काउंट कर सकते हो कि यार देखो आपके पास ये 3 वेरिएबल हैं, तो इनकी जितनी मेमोरी है और कुछ मेमोरी इसकी, उसके बाद जितनी मेथड कॉल्स होंगी ना वो भी इसके ऊपर ही होंगी। लेकिन वो तभी होंगी जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो, उसके बाद उसके अलावा मेथड कॉल नहीं होगी। वो फंक्शन मेरा नाम नहीं मुझे याद है, अभी जब हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना अगले लेक्चर्स में, तो उसमें शायद मैं नजर आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। अच्छा ये सर डिस्प्ले, जी जी जो फिर वो कैश होती है, वो जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उससे बनती है। रिपीट करो क्वेश्चन, मुझे पता नहीं लगा। जो कैश बनती है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उससे बनती है तो। नहीं यार वो आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। सर जो कैशे मेमोरी होती है वो जी जी ऑब्जेक्ट्स के क्रिएट करने से बनती है या वो कोई और होती है? नहीं, जो कैशे होती है वो और चीज है, कैशे और चीज है। कैशे में, वो कैशे सीपीयू के बिल्कुल पास पड़ी हुई है और फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए है।
कैशे, कैशे के अंदर आप बेशक इसके एड्रेस स्टोर करवा लो, माई बुक एड्रेस के माई बुक का कहाँ पड़ा हुआ है, वो अर्जेंट एक्सेस के लिए है। ठीक कैशे इन कामों के लिए नहीं है, वो सर जैसे बहुत माउस छोटी का होती है। क्लिक है जी जी वो भी कैशे में पड़ा होगा। नहीं यार, कैशे बड़ी छोटी मेमोरी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए होती है, वो इन कामों के लिए नहीं होती, वो बहुत अर्जेंट एक्सेस के लिए होती है और बहुत छोटी मेमोरी होती है, ठीक है सर। बहुत एक्सपेंसिव होती है वो। L1 कैशे, L2 कैशे बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपको आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए होती है, जो मतलब उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स रखवाते हो आप, ताकि वो अर्जेंटली एक्सेस हो सके। अच्छा, अब डिस्प्ले का मेथड देखो। डिस्प्ले का मेथड सिंपल, मैंने क्या करना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा डिस्प्ले का मेथड ही लिखा हुआ है, तो सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और डिस्प्ले करता हूँ। तो ये मेरा डिस्प्ले का मेथड हो गया, ठीक है। सॉरी, इधर माई बुक नहीं आएगा, क्योंकि अब माई बुक का तो ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा नहीं ना, तो माई बुक का एड्रेस क्रिएट करना शुरू करेगा। माई बुक, इसको भी स्टैक के टर्म्स में सोचो ना, जब यहाँ पर आएगा कंट्रोल तो अब माई बुक देखेगा, माई बुक अगर इस क्रिएट पड़ा हुआ स्टैक पे तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर तो ये आपको एरर देगा कि भाई माई बुक कहाँ पे आ गया मेरा। जो चीज टैग के ऊपर है वही आपको एक्सेस मिलेगी, वरना वो बाकी किसी चीज की एक्सेस नहीं। ये मेरा हो गया डिस्प्ले का मेथड, ठीक है। अगले मेरे पास ये दो मेथड है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैसेज सर क्लास कब खत्म होनी है? अभी कर लो मेरी तरफ से। पब्लिक वाइड बोर्ड, तो पब्लिक वाइड तो ये क्या करेगा, बोर्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। बस 15-20 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूँ मैं, 2 बजे तक। अच्छा, ये बॉर्डर का हो गया, रिटर्न का ये अंदर सिंपल ये इसको कर दोगे आप फॉल्स, ठीक है। ये आप इसको कर लीजिएगा खुद ही। इसके अंदर जब आप इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो आपको एरर आएगा, तो आपने क्या करना है, वो 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। क्रिएट 2 इंस्टेंस ऑफ टाइप बुक एंड सेट एट्रीब्यूट्स यूजिंग सेटर और गेटर। इसको बेशक आप उसी तरह कॉल करो, और मतलब 3 वाले के साथ कॉल कर लो, या इस तरह का लिख लो कंस्ट्रक्टर जिस तरह मैंने ये लिखा बुक का, और इसके अंदर सेटर और गेटर के जरिए उसके पैरामीटर सेट करवा दो। उसके बाद क्रिएट 2 इंस्टेंस ऑफ टाइप बुक यूजिंग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स, ये भी उसी तरह करा लो। डिस्प्ले मेथड, और उसके बाद इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 कॉल्स, अब इधर देखो, इसको देखो, इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 कॉल टू डिस्प्ले मेथड फॉर ईच बुक इंस्टेंस यूज एन अरे टू स्टोर द बुक क्लास। अगर मैं इसके मेन में जाऊंगा, अब मैं ये यहाँ पर चाहिए बुक्स की अरे, ठीक है, मैं बुक्स की अरे लिख देता हूँ। कैसे, मेरा फिर बुक्स अरे, तो बुक्स की अरे ले ली। अब उसने कहा कि हर एक के अंदर ऑब्जेक्ट रखवा लो, अभी वो बेशक नल है, तो मैं इसके अंदर 2 की रखवा लेता हूँ, 2 ऑब्जेक्ट रखवा लेता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, बुक 0 इक्वल टू न्यू बुक, और यहाँ पर
सर अरे का साइज कितना रखना है? मैंने हमें 2 कैसे रखा पता है, लगेगा? जितना मर्जी रख लो यार, जो चीज नहीं डिजाइन है वो आप खुद से कर लो, वो आप अपनी समझ के मुताबिक कर लो। अच्छा ये मेरे पास अब 2 बुक्स आ गई हैं क्रिएट कर ली, तो मैं अब इसमें उसने कहा कि आई इक्वल टू 0 आई लेस 2 सर ये जो बुक 0 लिखा है उसका टाइटल है? नहीं ये इंडेक्स है ना। नहीं सर ये जो ये हाँ बुक के ये अंदर उसका न्यू टाइटल, बुक ये उसका टाइटल, ये टाइटल है बुक्स की रे। अच्छा जब मैं ये इंडेक्सिंग करूंगा ना तो ये मुझे जो है उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था ना, अब ये बेसिकली ये रे मेरा क्या कर रही है कि ये मैंने इधर स्टैक पे एक रे ले ली है, ऐसे लीनियर ये रे है, ठीक है। मतलब ये बुक 0 पड़ा हुआ है इसका, और ये बुक 1 स्टैक के ऊपर, ठीक है। अब ये बुक 0 के अंदर ये 0 वाली बुक का एड्रेस पड़ा हुआ है, 0 वाली बुक का एड्रेस पड़ा हुआ है, और बुक 1 के ऊपर बुक वाली 1 वाली बुक का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो सिंपल इसके अंदर एड्रेस ही स्टोर हो रहे हैं। तो जब मैं ये बुक्स आई करूंगा ना तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, इसका ये एड्रेस, जो भी इसका एड्रेस है ना, जो भी ये वाला एड्रेस, इस तरह का कोई एड्रेस होगा, तो ये जो एड्रेस पड़ा होगा ना वो रिटर्न कर रहा बुक आई। तो जिस तरह मैं हम एड्रेस के साथ मैंने डॉट एड्रेस के बाद वही चीज होगी, डिस्प्ले कॉल करना मैंने, डिस्प्ले वही होगी। देखते हैं, ओके एरर आ गया। हाँ ये क्या है, सर आपने एरे का नाम गलत लिखा। अरे का नाम क्या करना है? बुक्स, बुक का आपने बुक्स लिखा बुक्स हुआ। किया हुआ है। नहीं तो अरे का नाम तो बुक्स ही होगा ना, मेरी क्लास का नाम है बुक्स। तो नीचे भी बुक्स 0 करें ना। अच्छा नहीं वो अरे डिक्लेरेशन के अंदर मसला है, यस सर। वो क्लियर डिक्लेयर नहीं सही हुई। सर सर आपने अरे डिक्लेयर डाटा सर टाइप से आपने नहीं अरे करते? को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, उसको मैंने नल से कर दिया ना। सर तो इसकी उसको डाटा पहले टाइप नहीं बताना तो होगी। है ना कि वो पहले अरे क्रिएट करे, क्रिएट करने के बाद नल पे इनिशियलाइज मुझे होगा याद ना हो वो। गया, न्यू अरे से क्रिएट होगी ऐसे ना। यस सर न्यू ऐसे इंट नहीं आएगा इधर? न्यू बुक जो सर टाइप बनानी है वो टाइप होगी, न्यू बुक ऐसे। अच्छा वो नीचे बुक 0 बुक 1 इधर क्या एरर है? ये रे की डिक्लेरेशन में मसला है। किसने किया ये? सर ये डिक्लेयर करते साथ ही अगर इनिशियलाइज करा दें बुक अरे बुक्स इक्वल्स, उसके बाद हम लोग उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं बुक अंडरस्कोर 1 बुक अंडरस्कोर। ये पैरामीटर शायद सर डिफरेंट सर ऑर्डर अरे के अंदर जो अरे के अंदर जो वैल्यूज है वो आप उसको ऑब्जेक्ट का नाम रखवा दे, फिर चल जाएगा शायद। यार ये मैंने ना सी शार्प में कर रहा हूँ। सर हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई। कौन सी ब्रैकेट? सर ऑब्जेक्ट अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट सर कंस्ट्रक्टर वो वाली कंस्ट्रक्टर वाली नहीं तो रे डिक्लेयर करनी है ना, वो ऐसे रे डिक्लेरेशन में मसला है। ये सिंपल एक जब ऑब्जेक्ट आपने दिया ना बुक का, वहाँ जो शुरू में बुक लिखा ना उससे पहले भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं।
जब इसमें कोई इशू आया हो ना सिंपली थोड़ा गूगल करो, गीक्स फॉर गीक्स है, चल क्यों नहीं रहा। क्या बात लेक्चर देखना जवाब कौन आ यार, इसकी इनिशियलाइजेशन में मसला है तो ना, तो मैं सी शार्प पे कर रहा हूँ तो मुझे नहीं इसकी रेस थोड़ी देर छुड़िए, इनमें दोनों में फर्क है। सर वो